नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना के ही कहर से जुड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के महज 19 साल के छात्र की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के बीच खासा दुख और नाराजगी है। परिवार का कहना है कि इलाज में लापरवाही हुई है। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। सत्यम झा बस 19 साल के थे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस में इतिहास ऑनर्स के छात्र थे। वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर इतिहास की मैगजीन के संपादन में भी अव्वल रहते थे। कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से 12वीं की परीक्षा 99% नंबर लाकर सुर्खियों में रहे। वो कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी चला रहे थे, लेकिन खुद कोरोना की वजह से चल बसे। और ऐसे होनहार छात्र को खोकर कॉलेज के शिक्षक और छात्र स्तब्ध हैं। ये उसका गुजर जाना एक आइसोलेटेड बात नहीं है। ये वो एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट फेलियर का विक्टिम है। वो रात 3-4 बजे तक जागे रहते थे। लोगों के लिए वेंटिलेटर ढूंढना, लोगों के लिए ऑक्सीजन ढूंढना। जो लोग उसका आसपास के लोग नहीं, जो भी इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढ रहा था, वो उनका मदद करना था। सत्यम झा 10 मई को राजस्थान के कोटा गए थे। वहीं वो कोरोना संक्रमित हुए। परिवार का आरोप है कि पहले जिला अस्पताल, फिर कोटा मेडिकल कॉलेज में भी अच्छा इलाज नहीं मिला। फिर उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां 25 तारीख को उनकी मौत हो गई। सत्यम के भाई शुभम से हमने बात की। बहुत ज्यादा खराब कंडीशन था। फिर शायद वो छिपकली से लेके चूहा हुआ सब, बिल्ली सब वहीं पे घूमता रहता था कोविड वार्ड के अंदर। और पूरा गंदगी, वो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा फीसेस सब जो रहता है ना, सुसु सब जो सब वहीं पे सामने रखा रहता था। पूरा ऐसे मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाता था। वो बोला कि हमको ये अच्छा हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, हम इसमें हम नहीं ठीक होंगे। तो फिर हम लोग उसको ये जो सुधा हॉस्पिटल बोले ना, सुधा हॉस्पिटल, हाँ उसी में हम लोग शिफ्ट किए उसको। ये हो करे कि वैसा होगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बेटर हाइजीन मिलेगा, क्लीनलीनेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी आईसीयू में भी ऐसा था, बहुत खराब हालत था। वो इतना केयरलेसनेस था हॉस्पिटल अटेंडेंट का कि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे तो उसने भी ऑक्सीजन सिलेंडर वो बंद कर दिया। सत्यम की मौत से नाराज सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन वर्गीज ने कॉलेज की वेबसाइट पर लंबी और तीखी टिप्पणी लिखी। सत्यम झा कोटा में कोरोना की बीमारी से ही नहीं बल्कि लापरवाह सिस्टम से भी 13 दिन तक लड़ता रहा। सत्यम झा के साथ ही उस नौजवान की नई ऊंचाई पाने और समाज की सेवा करने की ख्वाहिश की भी मौत हो गई। सवाल यही उठता है कि कब हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर पाएंगे जिसमें सत्यम झा जैसे नौजवानों की लापरवाही से असामयिक मौत नहीं होगी। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हैरान और परेशान करने वाली अब एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से। कोरोना के इलाज के लिए दवा की जरूरतों और बढ़े डिमांड के बीच झाड़ फूंक, टोना टोटका, दुआ, पूजा पाठ और तावीज का दौर भी चल रहा है। कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के ऊपर सो रहे हैं, तो कुछ लोग पेड़ के नीचे। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। आगरा के नोबरी गांव में विनोद शर्मा अब रोज 5 घंटे पीपल के पेड़ पे सोते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन के मामले में वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडर या विदेशी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे वे आश्रित नहीं रहे। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है। ये हुआ वर्ग है, सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। मैं यहाँ 15 दिन से बैठा हूँ, डेली आता हूँ, 5 घंटे बैठ के जाता हूँ। ऑक्सीजन लेवल एकदम फिट है जी, काफ़ी फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा। हमारे करीब 25-30 लोग हैं बुजुर्ग भी, वो भी आते हैं। वो सब ऑक्सीजन लेवल करीब कंट्रोल हो चुका है उनका। अब आप बचाओ ना। ये कानपुर के हैलेट अस्पताल के अंदर कोविड वार्ड के बाहर कोरोना माता को खुश करने के लिए भजन गा रहे हैं। वार्ड के अंदर विज्ञान काम कर रहा है,
वार्ड के बाहर आस्था। जब मानव ने खुद को भगवान समझ डाला, कुदरत ने तब अपना पासा है पलट डाला। आज हमने ये किया कि वहाँ पर हमने पूरा दरबार सजाया और एक अरदास करी है। हमारे राजनिकुंज भैया ने एक भजन तैयार किया और बाबा से कहा इस महामारी से सबको निजात मिल जाए और जितने भी पीड़ित हैं अंदर वो सकुशल सही होकर घर जाएं। रायबरेली के एम्स कंपाउंड में और जिला अस्पताल परिसर दोनों जगह कोरोना के खात्मे के लिए हवन किया गया। चंदौली में भी बड़ा हवन किया गया। मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में बीजेपी से जुड़े लोगों ने मोबाइल हवन किया। कहीं ठेलों तो कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे हवन करते गांव-गांव घूमे। यूपी के तमाम जिलों में महिलाएं मंदिरों और नदियों के किनारों और पेड़ों के इर्द गिर्द कोरोना के लिए गीत गाती रहीं। कोरोना का वो उधार वो देते हो सब। ये कै दिन से चल रही पूजा? और 10 दिन है, 10 दिन हो गए पूरा। बाराबंकी के जैदपुर में भी एक पीपल के नीचे लोगों की भीड़ दिखी। गांव वाले ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए काफी वक्त इस पीपल के नीचे गुजारते हैं। हालांकि कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन कम होने की वजह यह है कि उनके फेफड़े वातावरण से जरूरी ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इन्हें लगता है कि पीपल के नीचे बैठने से वो अपने आप इनके अंदर चली जाएगी। यहाँ बैठने से कोई फायदा है आपको? हाँ, फायदा हमको। क्या फायदा है? हमको बढ़िया ठंडी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, बहुत आराम हमको है। ये तो क्या आपकी ऑक्सीजन कम हो गई थी? हाँ, कम हो गई थी। तो यहाँ बैठने से बढ़ गई? बढ़ गई। आस्था की डोर अगर ज्यादा खींच दी जाए तो उसका एक सिरा अंधविश्वास से जाके मिल जाता है। पीपल में औषधीय गुण भी होते हैं। उसके नीचे बैठने से पोल्यूशन फ्री फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 हो जाए, 85 हो जाए, कम हो जाए तो पीपल के नीचे बैठने से वो 97 हो जाएगा। अगर यही हो रहा होता तो दुनिया में लाखों लोग पीपल के नीचे बैठ जाते और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत नहीं होती। आगरा में नसीम, कानपुर में अरुण, रायबरेली में फैज, मेरठ में सनुज और बाराबंकी में सरफराज और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। एक बांग्लादेशी युवती के साथ बलात्कार और निर्भया जैसी दरिंदगी के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस करतूत में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस ने उन पर गोली चलाई, जिसमें 2 आरोपी घायल भी हुए हैं। 22 साल की एक बांग्लादेशी लड़की के साथ 6 लोगों के गैंग ने नृशंसता की। इनमें 2 महिलाएं भी थीं। वो लड़की चीखती रही, लेकिन इन लोगों ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया। पीड़ित के साथ बिल्कुल सिहरा देने वाली बर्बरता की गई। जब पुलिस क्राइम सीन पर आरोपियों को लेकर गई तो इनमें से 2 ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मार दी। करीब 1 हफ्ते पहले यह घटना बेंगलुरु में हुई। इसका वीडियो पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्कुलेट किया गया। असम पुलिस ने ट्वीट कर दूसरे राज्यों से इस मामले में मदद मांगी। जानना था कि यह मामला कहां घटा है। सवाल है, क्या बांग्लादेश की इस लड़की को यह गैंग वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा था? हम अदालत को सभी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों के दौरान हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। दरअसल जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सभी वेश्यावृत्ति से जुड़े हैं। इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद इस शहर के लोग सकते में हैं। ऐसे कई गैंग देश भर में सक्रिय हैं जो बांग्लादेश से गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसलाकर अच्छी नौकरी का झांसा देकर यहां लाते हैं, फिर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल देते हैं। इन लड़कियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं
ताकि वो इस पेशे को अपनाने के लिए मजबूर हो सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। प्रमोशन के लिए नए पैमाने तय किए गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अदालत में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में 10वीं के इम्तिहान नहीं होंगे। उनको 9वीं और 10वीं की लिखित और मौखिक परीक्षाओं के आधार पर कक्षा 11वीं में भेजने का फैसला लिया जाएगा। 10वीं के जो प्रविष्ट बच्चे हैं उन सबको जो है वो अंतर्गत मूल्यमापन देके सभी बच्चों को जो है वो उत्तीर्ण करने का मतलब पास करने का निर्णय राज्य सरकार की तरफ से लिया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पे विद्यार्थी, पालक और सभी जो है घटक है वो बड़े पैमाने पे उनका सबका कहना था कि आरोग्य सबसे बड़ी बच्चों की प्राथमिकता। हमारा भी वही सोच है। मुझे कहना पड़ेगा कि इसके लिए हमने लगभग 24 बैठक ली। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार सभी विषयों में 100 अंकों का मूल्यांकन होगा। 10वीं के इंटरनल टेस्ट के 30 अंक, ओरल और प्रैक्टिकल के 20 अंक और कक्षा 9 में मिले गुणों के 50 अंक होंगे और उसके आधार पर यह मूल्यांकन होगा। जून अंत में नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। जो छात्र इन नतीजों से खुश नहीं हैं, वो 2 साल में कोरोना खत्म होने के बाद परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 11 में एडमिशन के लिए सीईटी परीक्षा का विकल्प भी खुला है और छात्र सीईटी परीक्षा देकर एडमिशन ले सकते हैं। 11th के एडमिशन के लिए जो है हम एक कॉमन सीईटी का जो है वो प्रावधान कर रहे हैं, जिसमें सभी बच्चे, सभी बोर्ड के बच्चे अपेयर हो सकते हैं और सीईटी का दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। जो सीईटी में बैठने वाले बच्चे हैं उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा 11th के एडमिशन के लिए, और जिनको अंतर्गत मूल्यमापन से मार्क्स मिले हैं उनके लिए जो है वो जो रिक्त जगह बचेगी उसको उन पर जगह दी जाएगी। वैसे इस मामले में अभी हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई है। 12वीं के छात्रों की परीक्षा पर सरकार अगले हफ्ते ही कोई फैसला लेने की बात कर रही है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत वापसी का जो मामला है वो डोमिनिका की अदालत में अटका हुआ है। मेहुल चोकसी के वकीलों ने संवैधानिक अधिकारों का मसला उठाया है। उनका दावा है कि मेहुल चोकसी को अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया। भारत से फरार पीएनबी घोटाले के 62 साल के आरोपी मेहुल चोकसी को जबरन अगवा कर एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया है। ये दावा उनके वकीलों का है। He had several bruises about his body, his eyes. उनके शरीर पे कई जख्म थे, हाथ सूजे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जॉली हार्बर से अगवा किया गया है। वो पहचान नहीं सके, लेकिन कुछ भारतीय अफसर उन्हें अपने साथ एक नाव पर ले गए। नाव से उन्हें दक्षिणी द्वीप पर लाया गया। उनको परिवार से बात करने की इजाजत नहीं है। Indian and Antiguan police officers. परिवार की ओर से हेबियस कॉर्पस अर्जी फाइल की गई है। इसके आधार पर ईस्टर्न कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक चौकसी को कहीं और भेजे जाने के मामले में रोक लगा दी है। लीगल असिस्टेंस या लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं दिया जा रहा था, उनको कोर्ट में नहीं पेश किया गया था, तो फिर इमीडिएटली इसलिए वो कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटीशन मूव की गई। अब उसके अंदर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि मिस्टर मेहुल चोकसी का एफिडेविट फाइल होगा। इसके पहले एंटीगा के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि चौकसी को सीधे भारत के हवाले कर दिया जाना चाहिए। भारत डोमिनिका के साथ अपनी कूटनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत को उम्मीद है कि डोमिनिका की अदालत का फैसला भारत के पक्ष में आएगा। कोशिश उसको भारतीय नागरिक साबित करने की चल रही है। वो वहाँ अवैध प्रवासी है, इसलिए उसे सीधे भारत भेजा जा सकता है। अब देखना यह है कि डोमिनिका की अदालत का रुख क्या रहता है और भारत की वैक्सीन कूटनीति क्या रंग लाती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। और मुंबई मेट्रो लाइन फेज 1 के ट्रायल के लिए है तैयार। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। के इस दौर में सरकारों पर आरोप लगे कि उन्होंने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन जनता ने जनता का साथ नहीं छोड़ा। भोपाल में कोरोना मरीजों की मुफ्त में मदद कर रहे जावेद की कहानी दुनिया ने सुनी, जबकि प्रशासन ने एक बार धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर उन पर कार्रवाई भी कर दी। कई संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आई।
अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। जिस दौर में शहर में एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की भयानक किल्लत थी, जावेद ने पत्नी के गहने बेचे, ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर रखा और इसे चलते फिरते ऑक्सीजन एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। जबीर जैसे कई लोगों को मदद मिली। सोशल मीडिया पे देखा था मैंने कि लोग तड़प रहे हैं, कोई अपने बच्चों को कंधे पे ले आ रहा, कोई बाप अपने तो बहुत सी समस्या हुई। रोडों पे देखा मैंने, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोग तड़प रहे हैं, कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई हाथ में सिलेंडर लेके मरीज को लेके जा रहा है लगाता हुआ। तो हमने सोचा कि कौन ऑटो को हम एम्बुलेंस बनाएं, तो हमने बीबी एक मंगल वो था सोने का लॉकेट, हमने उसको बेच के हमने फिर सिलेंडर की जुगाड़ करी। बहुत परेशानी आई, बहुत हम लोग इधर घूमे भटके, उसको कैसे डिज़ाइन करा जाए, कैसे उसको बनाया जाए, बड़ा मुश्किल इसको हमने डिज़ाइन करा, उसको बनाया। एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के बाद मीटर लिया और हमने सैनिटाइज़र लिया और ये मीटर लिया और किट ली, हमने पूरा बंदोबस्त करा गाड़ी के अंदर। तो ये गाड़ी ऑटो कंप्लीट हो पाया, ये एम्बुलेंस के लिए तैयार हो पाया। एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस हर जगह बिजी है। अब जिस तरह से विस्फोट हुआ है तो आने में बड़ा टाइम लग रहा है। अब मुझे कहीं से नंबर मिला था इन ऑटो का, मैंने उस पर कॉल किया, कॉल करने के बाद सडनली वो आ गया। लेकिन आने के बाद जब अपने पेशेंट को वहाँ पर बैठाया, उसके अंदर देखा तो वो पूरी फैसिलिटी जो उन्होंने ऑटो में बना रखी है वो एक एम्बुलेंस की तरह थी। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके मतलब टोटली इंस्ट्रूमेंट उनके पास मौजूद थे। तो इस तरह से ऑटो वाले भी मदद कर रहे हैं इस कोरोना काल में, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। इस दौर में कई सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना दायरा बढ़ाया। खास बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था आरुषि, जिसके साथ गुलजार भी जुड़े हैं, आपदा के इस वक्त में गरीबों तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने लगी, उनकी देखभाल भी की। गुलजार साहब से बात हुई तो हमने कहा इस एक्टिविटी को नाम देने के लिए, उन्होंने एक सांस लो करके उन्होंने नाम दिया। तो हम उस सारा चीज़ें हमने 10 कंसंट्रेटर हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स की तरफ से आ गए और हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया कि जिसको भी थोड़ा टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब तक हॉस्पिटल में बेड मिलता और हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ 2-4 दिन के लिए ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उनके लिए ये इंतज़ाम करना शुरू किया। हमारे पास कोई कहीं से भी कॉल आ जाए, स्लम से और किसी भी जगह से कॉल आता है, हमारा आदमी यहाँ से टेक्नीशियन जो भी हॉस्पिटल से हम लोग बुलाते थे और वो जाके वहाँ पे मशीन लगा के आता था, उनको समझा के आता था। जिन नुमाइंदों को हमने चुना वो महामारी के वक्त लोगों की मदद के लिए लोगों के पैसों से ही इश्तिहार देते नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हर प्रचार से दूर चुपचाप इंसानियत का फर्ज निभाते रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और मुंबई मेट्रो ट्रैक की झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। 20 किलोमीटर के मुंबई मेट्रो के रूट पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस ट्रायल को 31 मई को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। जमीन अधिग्रहण, मुकदमे, ट्रैफिक, लॉकडाउन जैसी कई समस्याओं से गुजरकर मुंबई मेट्रो यहां तक पहुंचा है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बिछ रहे मेट्रो जाल की लाइन 2A और 7 का फेज 1 बनकर तैयार है। कांदिवली पश्चिम में डहाणुकरवाड़ी से दहिसर और पूर्व में दहिसर से आरे तक 20 किलोमीटर तक का मेट्रो लाइन का काम पूरा हो चुका है। कांदिवली में आकुर्ली मेट्रो स्टेशन से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल की शुरुआत करेंगे। ये बताते हुए सचमुच मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये सारी कठिनाइयों के बावजूद, और सबसे बड़ी कठिनाई जो कि शतक में एक आती है, सेंचुरी में एक आती है, इस तरह की कोविड की जो कठिनाई हमारे सामने आई, चुनौतियाँ आई, उसके बावजूद भी आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि सोमवार को इसका ट्रायल रन हम शुरू कर रहे हैं और ट्रायल रन 4 से 5 महीने चलेगा। उसके बाद हम जो हैं अक्टूबर में इसका कमीशनिंग भी 20 किलोमीटर की फेज़ 1 की कर पाएंगे, लाइन 2A और 7 की। आकुर्ली मेट्रो स्टेशन देखिए पूरा लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इस बार की मेट्रो में आप देखेंगे एक खासियत जो हमें दिखाई पड़ रही है वो ये है कि सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया है। और इसके पहले जो मेट्रो 1 है हमने देखा है, या फिर दूसरी मेट्रो है, प्लेटफॉर्म पर इस तरह से ये शीशे की हम कह सकते हैं सुरक्षा दीवार बनाई गई है ताकि
किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। जब मेट्रो रेल आएगी तभी ये खुलेगा, वरना बंद रहेगा। तो लोग, जब मेट्रो रेल आएगी खुलेगा तभी इस पे चाहे तो लोग चढ़ सकते हैं, वरना नहीं चढ़ सकते हैं। ऐसे ही हर डिब्बों में जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों के सामने ऐसे ही स्लाइडिंग दरवाजे लगाए गए हैं। आज आधुनिकतम तंत्र ज्ञान उपलब्ध है मेट्रो के क्षेत्र में, उसका हम उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ड्राइवरलेस ट्रेन, जिसको सीबीटीसी टेक्नोलॉजी के अंदर में चलाते हैं। 12,000 करोड़ रुपए लागत से बन रही मेट्रो लाइन 2A और 7 के काम की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। 5 साल में अब तक 6,000 करोड़ का काम हो चुका है। MMRDA का दावा है कि जनवरी 2022 तक दोनों लाइन पर दहिसर से अंधेरी पूर्व पश्चिम तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जब पूरी ये मेट्रो शुरू हो जाएगी तो ख़ास तौर पर तकरीबन सड़क की ट्रैफिक 20 से 25% कम हो जाएगी और लोकल ट्रेन जिसमें चढ़ना, हालांकि अभी कोविड का वक्त है लेकिन सामान्य समय में चढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, उसमें भी 10% कमी आएगी। यानी लोगों का यातायात थोड़ा सुगम हो पाएगा और सुरक्षित भी होगा, ये दावा है MMRDA का। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और मुंबई के कुरार गांव मलाड से सिटी सेंटर शो में दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।